हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज ये हमारी सी टेट ईवीएस एनसीईआरटी की सेकंड नंबर की क्लास है, जिसमें हम आज एक साथ 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे। चैप्टर फर्स्ट क्लास 5th का हम इससे पहली क्लास में कर चुके हैं। आज 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे और धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। आपको बेहद आसान तरीके से ईवीएस की समरी ऐसे समझ में आ जाएगी कि आपको कहीं नोट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान से सुनते जाना है और बहुत ही अपना पूरा फोकस आपको क्लास में रखना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी की सेकंड क्लास की और क्लास नंबर 2 की। और सो गाइज, आज हम बात करेंगे सुपर टेट 2022 के लिए सबसे अपडेटेड और बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो वो आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगी चक्षु पब्लिकेशन की। वो किस लिए, तो इसके पीछे रीजन देखते हैं किस वजह से इसको बेस्ट बताया गया है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तो है गाइड। इसकी अलग अलग बुक्स भी आती है, अलग अलग सब्जेक्ट की गाइड लेना चाहे तो गाइड भी ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, दैनिक विज्ञान, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपकी क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ आपको पिछले 4 महीने की इसमें करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएगी। बहुत अपडेटेड बुक है, लेटेस्ट है। और साथ ही साथ पिछले 2 वर्षों के यहाँ पर प्रश्न पत्रों को भी हल किया गया है। तो फुल पैकेज है आपके लिए। इसमें कुल 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं, आपके अध्यायवार क्वेश्चंस भी और थ्योरी, उसके बाद फिर क्वेश्चंस। साथ ही एक और यहाँ पर बेहतरीन बात यह है कि आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन अपना यहीं पे रख के पढ़ना है। आपके सामने विश्लेषण चार्ट होगा, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए पहले पढ़ना होगा, किससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पूरा विश्लेषण चार्ट दिया गया है हर एक सब्जेक्ट का इस गाइड में। ऐसे ही अलग अलग बुक्स भी इस पब्लिकेशन की आती है और इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं। साथ ही आपके किसी भी आसपास के जो आपका बुक स्टोर होगा वहां भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आज के हमारे चैप्टर का नाम है कहानी सपेरों की। ये लेसन नंबर 2 है 5th क्लास की एनसीईआरटी का। ठीक है, हम अभी क्या कर रहे हैं, 5वीं से शुरू कर रहे हैं, फिर 4थी, फिर 3री। इन तीनों कक्षाओं की एनसीईआरटी पूछी जाती है, इन तीनों को कवर करेंगे। पहले 5वीं की कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं साथ साथ मैं आपको बताती हुई चलूंगी। सबसे पहला और महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर ये है कि सपेरों को और किस नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो सपेरे होते हैं उनको कालबेलिया नाम से भी पुकारा जाता है। कालबेलिया कहते हैं सपेरों को। ठीक है, पूछा जा चुका है प्रीवियस पेपर में। आगे हम बात करते हैं नाग गुम्फन। ये क्या है? ये एक ऐसे डिजाइन है रंगोली का, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं, जिसको नाम दिया जाता है नाग गुम्फन। ठीक है, नाग गुम्फन ये रंगोली के डिजाइन होते हैं और कढ़ाई पर ऐसे कढ़ाई की जाती है। इसकी दीवारों को सजाने के लिए ये रंग डिजाइन बनाए जाते हैं, जिसको नाम दिया जाता है नाग गुम्फन। ठीक है, सांप के डंक के निशान से सपेरे पता लगा लेते हैं कि कौन से सांप ने मनुष्य को काटा है। तो ये उसका सिर्फ डंक देखकर ही पता कर लेते हैं सपेरे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें पूछा जाता है कि हमारे देश में जो जहरीले सांप होते हैं वो कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। सिर्फ जहरीले सांपों की बात कर रहे हैं हम। तो 4 तरह के सांप होते हैं, जिनमें पहला है नाग, जिसको कोबरा कहते हैं, दूसरा है करैत और दुबोइया, और चौथा कौन सा होता है, अफाई। चारों के नाम याद कर लो, पूछा गया है पहले भी। ठीक है, नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। नाग, करैत, दुबोइया और अफाई।
साथ ही सांप जब किसी को काटता है तो उसके जो दो खोखले, एक तो ये सब जो सबसे पहले तो कि उसके दो दांत होते हैं और दोनों कैसे होते हैं, खोखले होते हैं, जहर वाले होते हैं। इन खोखले दांत से जब वो काटता है तो उससे जहर निकलता है, ठीक है, और व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। बहुत ही नुकीले होते हैं ये। साथ ही जहर से बचने के लिए एक उपाय है या दवाई है कह सकते हैं, पूछा जाता है कि क्या उपाय करना चाहिए अगर जहर काट ले, तो उसके लिए एक सिरम आती है। जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसको तुरंत जहर के असर को खत्म करने की दवाई जिसका नाम है सिरम, वो उसको दे दी जाती है। और ये जो सिरम है ये भी सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि जो सांप काटने के बाद जो उसकी दवाई होती है सिरम, वो कैसे बनती है, सांप के जहर से ही बनती है। ठीक है, सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर ये उपलब्ध होती है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है, कहानी सपेरों की। इतना ही आपको इसके बारे में जानना है, इससे ज्यादा आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आगे हम बात करेंगे इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है चखने से पचने तक। ठीक है, चखने से पचने तक, इसकी समरी देखते हैं आपको क्या क्या इसमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहला और महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर ये है कि जो हमारे पेट के अंदर का तापमान होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 30 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हमारे पेट में जो जूस होता है वो कौन सा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, हमारे पेट के अंदर जो जूस होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। साथ ही काला हांडी उड़ीसा में सबसे अधिक चावल पैदा किए जाते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, कहाँ होते हैं सबसे ज्यादा चावल, तो उड़ीसा के काला हांडी जिले में। ठीक है, इसी के साथ और क्या याद रखना है, दूसरे राज्यों में भी यहाँ से भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है। इतना अधिक चावल का उत्पादन यहाँ पर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी काला हांडी में बहुत अधिक जनसंख्या में गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, चावल वहां गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ जाता है। तो ये बस इतना ही आपको चखने से पचने तक की जानकारी में ध्यान रखना था। अभी हम इससे आगे बढ़ेंगे और आगे आपका जो चैप्टर है वो आएगा खाए आम 12 महीने। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 5th का चैप्टर नंबर 4। इसके साथ ही हमने अभी अभी में 2 चैप्टर फिनिश कर दी, एक तो कहानी सपेरों की, दूसरा चखने से पचने तक, तीसरा चैप्टर अब शुरुआत करने जा रहे हैं खाए आम 12 मासे, और 4 चैप्टर कर लेंगे क्योंकि ये भी छोटा सा ही है। तो आज की क्लास में 4 चैप्टर फिनिश करेंगे हम, तो आपको बहुत सारा कवर हो जाएगा आज ही। ठीक है, तो खाए आम 12 महीने ये चैप्टर का नाम है। इसमें आपको सबसे पहले तो एक फैक्ट आता है, नाम आता है आत्रेयपुरम। तो पूछ लिया जाता है आत्रेयपुरम कहाँ स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये नाम याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि शीशियों में अचार रखने से पहले क्या करना चाहिए, शीशियों को धूप में सुखाया जाना चाहिए। क्यों? ताकि जो शीशियां होती है उनमें से नमी निकल जाए। तो ये कथन में आपके बिल्कुल आते हैं। आप कहेंगे कि क्या ये पूछा जाता है पेपर, बिल्कुल प्रीवियस पेपर देखिए आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये सारे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं आपके पेपर में किसी न किसी वर्ष में, और इम्पोर्टेंट भी है। अब आपको थोड़ा सा घरेलू नुस्खे याद रखने हैं, घरेलू उपाय याद रखने हैं जो पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है बताइए पके हुए चावल को ज्यादा दिनों तक चलाने के लिए या ज्यादा देर तक चलाने के लिए, उसको ताजा रखने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा घरेलू उपाय अपनाना चाहिए। तो आपको अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, जिसमें से आपको चुनना क्या है कि एक कटोरे में डालकर उन चावल को हम पानी के बर्तन में रख देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, चावल खिले खिले रहेंगे, चिपकेंगे नहीं, ठीक है, खराब नहीं होंगे। तो ये एक घरेलू उपाय है, आप अपने घर में भी अपना सकते हैं। इसके अलावा हरे धनिए की या हरी सब्जी की अगर बात करें, हरा धनिया हमको ताज़ा ताज़ा रखना है तो क्या कर सकते हैं, हम उसको गीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। ठीक है, हरे धनिया को। इसके अलावा अगर पूछे कि प्याज और लहसुन को हमें ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखना है, उसको ज़्यादा दिन तक चलाना है, तो क्या कर सकते हैं, तो खुले में रखते हैं नमी से बचा करके।
ठीक है, खुले में रखते हैं नमी से बचा करके। अच्छा, आम को ज्यादा दिन तक चलाने के लिए हम आम पापड़ बना सकते हैं, मुरब्बा डाल सकते हैं, है ना, अचार बना सकते हैं। इसी प्रकार से आंवले को, वो कुछ इस तरह के फैक्ट्स आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। इसी के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 4 भी समाप्त होता है। अगला अगला चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है बीज 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 खाते थे। ठीक है, बीज 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 खाते थे, ये चैप्टर का नाम है। अब इसमें कौन कौन से फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों समझना होगा कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो चूहों को, मेंढक को, कीड़े मकोड़ों को, छोटे जीवों को खा लेते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। कौन से है वो पौधे? भाई जानने की इच्छा नहीं हुई है आपकी कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो इन सबको खा लेते हैं? तो ऐसे शिकारी पौधे का जिनमें से एक नाम है निफेंथिस। ठीक है, तो ये एक ऐसा पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कहाँ नहीं मिलता है ये। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय तीनों में पाया जाता है। और इसके अलावा आपको कुछ और ऑप्शन में मिले तो आपका गलत होगा, ध्यान रखिएगा। इसका आकार कैसा होता है? तो ये दिखने में एक लंबे घड़े जैसा होता है और इसके ऊपर, इसके मुंह पर एक पत्ती ढकी हुई होती है। ठीक है, ये कुछ कुछ दिखने में अगर बात करूं मैं, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, घड़े के आकार से का यहाँ इसके मुंह पर एक ऐसे पत्ती ढकी हुई होगी। ठीक, तो ये कुछ ऐसा होता है ये पौधा। और ये क्या करेगा, इसमें से कुछ सुगंध निकलती है, खुशबू निकलती है, जिससे आसपास के कीट पतंगे क्या होते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसके अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही अंदर जाते हैं ये पत्ती फट से बंद हो जाती है और अंदर ही वो उनको खा लेता है। क्यों खा लेता है? नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ही वो इन कीड़े मकोड़ों को, ठीक है, मेंढक को, इन सबको खाता है ताकि नाइट्रोजन की पूर्ति कर सके। आगे चलो, तो घड़े से क्या निकलती है? एक खास तरह की खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खिंचे चले आते हैं उसकी तरफ। पौधों के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। देखा, ये पौधा भी शिकार करता है और वह भी कितनी चतुराई से, इसलिए इसे शिकारी पौधा भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? इसको हम शिकारी पौधे के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम था? निफेंथिस। ठीक है, याद रख पाएंगे आप इसको? बिल्कुल याद रख पाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अभी इसके आगे और भी इसके बारे में आपको जानना है। ये आपका हो गया कौन सा? शिकारी पौधे के बारे में आपने देख लिया। इसके अलावा इसी चैप्टर के अंदर एक और छोटा सा टॉपिक आता है जो कि है वेलक्रो। वेलक्रो बनाने का आइडिया किसको आया था? सबसे पहले वेलक्रो क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा आपके सैंडल पहनते होगे तो सैंडल में बैग में जब उसको बंद करते हैं तो वहां पर एक इस तरीके से काला काला सा वेलक्रो उसको बोलते हैं, जिसमें कांटे कांटे होते हैं, वो आपस में उसको बंद कर लेता है। जैसे आपके सैंडल को बंद करने के लिए लगा हुआ होता है, उसमें उसको वेलक्रो कहते हैं। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया था ये आपको यहाँ पर समझना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आया आइडिया, किसने वेलक्रो का आविष्कार किया। तो दोस्तों ये घटना है 1948 की। 1948 में एक व्यक्ति थे जॉर्ज मैस्ट्रल। ठीक है, एक दिन ये अपने कुत्ते के साथ सैर कर रहे थे और सैर करते हुए घर से लौटे। इन्होंने पाया कि उन दोनों पर, यानी उनके कुत्ते पर और उनके ऊपर कुछ बीज चिपके हुए हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए कि भाई ऐसे कैसे चिपक गए। झट से माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखने लगे। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। ठीक है, क्या थे? छोटे छोटे हुक थे जिनकी मदद से ये सभी बीज जो है वो कपड़ों से के रेशों से अटक गए थे, उससे चिपक गए थे। ये देखकर मैस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो, ये दोनों सतह इसके आपस में क्या होता है? वेलक्रो, इसकी दोनों सतह आपस में एक दूसरे से चिपक जाती है और खुलने पर कैसी आवाज आती है? चर चर की आवाज आती है। तो तुमने बस्ते में, कपड़े में, जूते के पट्टे में आदि में आपने इसको इस्तेमाल होते देखा होगा,
है ना मजेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। तो ये हो गया वेलक्रो, आपको याद रहना चाहिए। इसमें याद क्या रखना है कि जॉर्ज मैस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ गए, उनको उनके कपड़ों पर और उस कुत्ते पर चिपक कर आ गए वहां से कुछ बीज, और वो बीज क्यों चिपके थे, उसमें छोटे छोटे हुक लगे थे। उसको देख करके जो मैस्ट्रल है वो स्विट्जरलैंड का रहने वाला था, उसको आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। कब की बात है? 1948 की, बस ये याद रखना और कुछ नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। घुमक्कड़ बीज। घुमक्कड़ बीज की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, बीज को घुमक्कड़ क्यों कहा गया है? क्योंकि पौधे तो सारी जिंदगी एक स्थान पर ही खड़े रहते हैं, ये चलते नहीं है, लेकिन जो बीज होते हैं वो बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं, और ये पौधे से बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, कैसे पहुंचते हैं? इनको पैर थोड़े ना लगे होते हैं, तो फिर कैसे जाएंगे? अच्छा, इनको जाने के लिए मैं आपको बता दूं कि 3 तरह से ये बीज जो है ये अपनी घुमक्कड़ी करते हैं, दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। एक तो हवा के माध्यम से, ठीक है, तेज हवा आई, बीज उड़कर दूसरी जगह चला गया। उसके अलावा जल के माध्यम से, जैसे बड़े बड़े बीच या नदियों के किनारे नारियल के पेड़ उगे हुए हैं, नारियल गिरा, उसमें बहकर किसी दूसरी जगह पर चला गया, वहां पर उगाया नारियल का पेड़, ठीक है, तो दूर दूर तक जा सकते हैं पानी के माध्यम से भी, ठीक है, बहुत सारे बीज। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवों के माध्यम से, जीवों के माध्यम से कैसे कि भैया देखिए कि जीवों के पंखों पर, उसके पैरों पर चिपक जाते हैं अगर छोटे बीज होते हैं, और वो चिड़िया उड़कर या वो पक्षी उड़कर कहीं और दूसरी जगह जाके बैठता है, वहां पर वो गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये घुमक्कड़ी करते हैं। 3 माध्यम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पेपर में पूछा जाता है कि बताइए मूंगफली और मिर्च कौन से देश से आई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके पेपर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको अभी याद कराती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से है। एक तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि गोभी और मटर ये कहाँ से आए, सोयाबीन कहाँ से आई, कॉफी और ग्रीन चिली, ठीक है, या मिर्च अगर लिखा हुआ है तो भी आपको यही समझना है। तो ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनको मैंने अभी मार्क किया है। तो अभी देखते हैं कौन कौन सी चीजें कौन कौन से देश से हमारे देश में आई है। बात करते हैं मूंगफली, आलू, अमरूद और मिर्च। ये सभी कहाँ से आए हैं? दक्षिण अमेरिका से आए हैं, बहुत बार आपके पेपर में आया है, ठीक है। कहाँ से आए हैं ये? मिर्च कहाँ से आई है? दक्षिण अमेरिका से आई है। कॉफी और भिंडी ये दोनों आई है कहाँ से? अफ्रीका से। याद रख पाएंगे? बिल्कुल रखना पड़ेगा आपको। कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई है भिंडी और कॉफी। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों गोभी और मटर की। गोभी और मटर ये दोनों ही कहाँ से आए हैं? दोनों के दोनों आए हैं यूरोप से। गोभी और मटर कहाँ से आए हैं? यूरोप से आए हैं। इसके अलावा सोयाबीन, तो सोयाबीन आई है चाइना से, ठीक है। चाइना में एक डिश बनती है, तो वहां से उस डिश की अगर बात करें तो उसको नाम दिया गया है टोफू, ठीक है। टोफू नाम की डिश बनती है चाइना में, जिसमें भर भर के सोयाबीन डाली जाती है। तो वहीं से ये सोयाबीन जो है भारत में आई, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भारत में कौन कौन सी चीजें अपनी स्वदेशी है, यानी भारत में ही जिनका जन्म हुआ है, वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो उनको भी चलिए एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसका साइज कम कर देती हूँ ताकि यहाँ आसानी से फिट हो जाए जो भी हम लिखने वाले हैं। तो भारत से क्या क्या यहाँ पर भारत की अपनी है, तो देखिए जैसे चाय हो गया, बैंगन हो गया, ठीक है, ये सभी भारत के हैं। बैंगन, मूली हो गया, और इसके साथ ही करेला हो गया, ठीक है, मूली, करेला, पालक हो गया, पालक और मेथी हो गया, ये सभी के सभी, आम हो गया, ठीक है, और संतरा हो गया। ये सारी की सारी चीजें कहाँ से आई है? हमारे भारत से ही आई है, ठीक है। बेर हो गया आपका, और केला, ये सारी की सारी चीजें भारत की ही है। तो और बाहर से कौन कौन सी आई, तो वो आपके सामने है। तो इनमें इंपोर्टेंट कौन कौन से है आपको याद रहेगा। मिर्च कहाँ से आई? दक्षिण अमेरिका। कॉफी, भिंडी अफ्रीका। मटर, गोभी यूरोप। सोयाबीन चाइना से, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहीं से पेपर में उठ के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको इस चीज को ध्यान रखना है। एक बार फटाफट से आपने आज क्या क्या देखा। आज हमने देखा दोस्तों बीजों वाला चैप्टर कवर कर लिया है, इसके साथ खाए आम 12 महीने और
चखने से पचने तक, इसके अलावा और कहानी सपेरों की। ये 4 चैप्टर हमने आज की क्लास में कवर कर लिए हैं और यहाँ से जो फैक्ट्स निकल कर के आए हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप चाहे तो इनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए लास्ट टाइम पर एक बार देखने के लिए, तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, जो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की है, आपको बताई है कि ये चीज़ें जो है बहुत बार पूछी जाती है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आपको क्लास पसंद आई है तो डियर लाइक एंड शेयर करना आपको नहीं भूलना है। अपने सभी फ्रेंड्स को आप लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।